अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले जो बातें आज ज़ेर गौर आएंगी उसमें पीएमएल नूर एमक्यूएम का इत्तेहाद, आसिफ ज़रदारी का मार्शाल्लाह का खदशा, इमरान खान के बगैर पीटीआई माइनस इमरान पीटीआई और फैज़ हमीद की मज़ीद गंदगी सामने आ गई। तो आज इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एमक्यूएम और पीएमएल नून का इत्तेहाद जो 24 घंटे भी नहीं चला और 24 घंटे के बाद एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ, न ही कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। वो जब इंतखाबात होंगे तो बाद में देखा जाएगा। हम तो मुल्क के मुफाद में और बड़े पाकिस्तान के मुफाद में सिर्फ मिले, उसके अलावा कुछ नहीं। यूँ एमक्यूएम ने यू टर्न ले लिया, जबकि उस दिन ये ख्वाजा साद रफ़ी के साथ खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें बशीर मेमन भी थे और फारूक सत्तार भी थे, सारे लोग खड़े थे। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि दोनों जमातों की 3-3 रुकनी कमेटी बनेगी जो इस मुआहदों को मज़ीद आगे लेकर चलेगी। लेकिन सिर्फ एक ही दिन के बाद फारूक सत्तार और इन सब लोगों ने शायद सोचा था ये तो बड़ी बेइज्जती की वाली बात है कि हम यहाँ से चलकर लाहौर गए इत्तेहाद करने, इससे बड़ी ख्वारी की भाई और क्या बात होगी। एमक्यूएम वो जमात थी जिसने हमेशा इत्तेहाद के लिए दूसरों को मजबूर किया कि वो 90 पर आए या बहादुराबाद आए, वहाँ आकर हमसे मिलें। वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी गई, वहाँ पर आसिफ ज़रदारी भी गए, वहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी गए, वहाँ पर इमरान खान भी गए। तो ये सारे लोग एमक्यूएम इन सबको ब्लैकमेल करती रही अपने वक्त में। लेकिन आजकल की जो एमक्यूएम बची खुची एमक्यूएम है, ये टूटी फूटी पुरानी फोर्ड के बसों जैसी एमक्यूएम। तो इसको जब एक फ़ोन कॉल पे ये लाहौर भागे भागे पहुँचे कोट वोट पहनकर और वहाँ जाके नवाज शरीफ से मुलाकात की और वहाँ नवाज शरीफ ने उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाए, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे साथ ज्यादती होगी। सब लोगों ने, खुद एमक्यूएम की राब्ता कमेटी में बैठे हुए लोग जो हैं, साबिक मेयर कराची और आमिर खान और दूसरे, उन्होंने सख्त तनकीद की कि ये तो आप लोगों ने क्या किया है, आप सिर्फ ऐसे मुलाकात करके आते, आपने अलायंस क्यों किया, आपने ये क्यों किया। उस पर बड़ी लेदे हुई है, जिसके बाद फिर एमक्यूएम के रहनुमा को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और यूँ समझे कि नवाज शरीफ के साथ हाथ करके आ गए। तो ये है वो जमात। लेकिन उसी दिन इस पर जो है आसिफ ज़रदारी ने भी जवाब दिया था, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न पर जो मीडिया पर जो लोग बैठे हुए हैं भोंपू, उनको शायद वो चीज़ नज़र नहीं आई। बस वो सब इसमें लगे हुए, बस एमक्यूएम पीएमएल नून का अलायंस हो गया, अब सिंध में बड़ा बस तबाही मचा देंगे ये दोनों। हालांकि सिंध के हिसाब से देखा जाए पीएमएल नून सेंट्रल पंजाब की जमात ज़रूर है, लेकिन सिंध में 0/0 है। इसी तरह एमक्यूएम कराची और हैदराबाद के बाहर, कराची के भी कुछ इलाकों में, अब ये कराची की कुछ इलाकों की जमात बची है, यानी लियाकताबाद, नाज़माबाद, कोरंगी, इन इलाकों के अलावा एमक्यूएम का कहीं वजूद नहीं है। और हैदराबाद भी सिटी में जो मेन कोहिनूर एरिया है, लतीफ़ाबाद के कुछ इलाके हो गए, वहाँ पर एमक्यूएम है। उसके अलावा एमक्यूएम का सफाया हो चुका है। तो ये जमात किस तरह सिंध में कोई इफ़ेक्ट डाल सकती है? हाँ, ये ज़रूर है कि अंदरूनी सिंध में रहने वाले उर्दू बोलने वालों को ये हर इंतखाबात में भेजते हैं। वहाँ जो मुखालिफ उम्मीदवार खड़े होते हैं, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार, जिसमें गुलाम मुस्तफ़ा जतोई था मरहूम, या अब उसका बेटा मुर्तज़ा जतोई हो गया, इधर लियाकत जतोई हो गया, या दूसरे जितने भी अगेंस्ट पीपल्स पार्टी जो लोग खड़े होते हैं, वो एमक्यूएम से बार्गेनिंग करते हैं और अच्छा खासा माल देने के बाद वहाँ के मकामी उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों को, उन जमातों को वोट देने पर राज़ी करते हैं। ये एक 70 से एक तलख हकीकत है कि अंदरूनी सिंध में रहने वाले उर्दू बोलने वाले पता नहीं क्यों पीपल्स पार्टी से एलर्जिक रहे हैं 1970 से। जहाँ जो उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के खड़े होते थे उनको उन्होंने कभी वोट नहीं दिया, उसके मुखालिफ को हमेशा वोट दिया। मैं एक शहर का आपको जिक्र बताऊँ, मोगरों का ही जिक्र बताता हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई इंतखाबात में जब हिस्सा लेते थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो महाजर जमाली को सपोर्ट करते थे। उस ज़माने में वो महाजरों की आँख का तारा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मुखालिफ था। लेकिन बाद में सूरत हाल बदली
गुलाम मुस्तफा जतोई पीपल्स पार्टी छोड़कर बाहर निकल गए तो सारे मुहाजिरों ने उसको सपोर्ट किया, और जमाली जो जिनकी वो सपोर्ट करते आए पिछले 15-20 सालों से, जैसे ही उसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की वो सारे मुहाजिर उसको छोड़ के चले गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ की सियासत क्या होती है अंदरूनी सिंध में, और कराची की सियासत कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो गुज़श्ता 5 सालों में कराची में काम किए हैं, ख़ास तौर पे बारिशों में ज़बरदस्त काम किया है, और मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद कराची में बहुत बड़े पैमाने पर काम हुए हैं और अभी तक काम चल रहे हैं। और मेयर कराची में आगे है, और निगरान हुकूमत में भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 10 चेयरमैनों की सीटों पर 6 सीटों पर पीपल्स पार्टी जीती और 4 पर मुख्तलिफ जमायतें जीती। तो ये बात क्लियर अब ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी कराची में जो हमेशा रही है, MQM के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने लियाकत से भी उम्मीदवार खड़े किए, ख्वाह उसको 500 वोट ही क्यों न मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा और पीपल्स पार्टी उनसे मुकाबला करती आ रही है। तो इनका इत्तेहाद कुछ भी नहीं है। और दूसरा GDA, तो GDA की आसिफ जरदारी ने टांगी तोड़ दी। GDA की सबसे अहम विकेट जो थी अली मोहम्मद महर वाले थे खानगढ़ के, उसी दिन जिस दिन MQM और PML नून का अलायंस हुआ, आसिफ अली जरदारी खानगढ़ पहुंच गए और वहां पर उन्होंने खिताब किया और सारे महर बरादरान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। यूँ देखा जाए कि GDA को अब सिंध में कोई भी बड़ा कैंडिडेट नहीं है जिसको हम कहें कि ये बड़ा कैंडिडेट है। साबका इंतखाबात में भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बीवी को, जो हार चुकी थी इलेक्शन, उसके मुखालिफ उम्मीदवार के 12,000 या 15,000 मेरे ख्याल में वोट मनसूख करके उसे जिताया गया था। तो ये है वो सूरत हाल। उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा फंक्शनल लीग के पास। फंक्शनल लीग के पास अब कोई मोरे नहीं है। अलग-अलग इंडिविजुअल मुर्तज़ा जतोई बैठा है, अरबाब रहीम हो गया, एक दो और हैं, इनके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये PML नून की तरफ जाते हैं या अपनी जमातें और अपनी अलग हैसियत में खड़े होते हैं। लियाकत जतोई को अंदेशा है कि वो PTI का जो नया धड़ा बनने जा रहा है माइनस इमरान खान, उसमें उसे अच्छी जिम्मेदारी मिल जाएगी सिंध में। फिर ये भी GDA के ही अलायंस में इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन ये अभी कबल वक्त है। तो ये थी वो सूरत हाल। तो इस पर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को खुला पैगाम दिया कि मिसाक जमहूरियत से बाहर अगर आपने इकदाम किए, आपने फिर किसी का सहारा बने, तो यकीन जाने आप गड्ढे में गिरेंगे और फिर इस मुल्क में जो होगा वो आपने सोचा ही नहीं। उसके अलावा एक और बात भी वहाँ हुई जिसको सिंध के चंद नाम नहाद कौम परस्त और चंद मुफाद परस्त सिंध में जो दानश्वर बने फिरते हैं फेसबुक पे, उन्होंने कहा ओ जरदारी ने अफगानियों की हिमायत कर दी, बड़ा ये जुल्म हो गया, जरदारी ने ये कर दिया, सिंध का गद्दार हो गया। यार जरदारी का पूरा बयान सुने, जरदारी ने क्या कहा है। उन्होंने लिबिया और शाम पर हमलों के बारे में बताया कि मुझे कहा गया कि अमेरिका और इनकी हिमायत की जाए, और इस पूरे तनाजुर में उन्होंने अफगानियों के हक़ में बयान दिया कि वो वहाँ जाकर क्या करेंगे, यानी वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों को ज़ाहिर है सारे तो नहीं जा रहे नहीं, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि सारे अफ़गानी वहाँ नहीं जाएंगे, सिर्फ जो गैर कानूनी पाकिस्तान है मुकीम है वो जाएंगे, जिसमें अब तक जो स्टेटिक्स के मुताबिक 2 लाख अफ़गानी वहाँ जा चुके हैं। अभी आज भी 4,000 के करीब गए, लेकिन अब उनकी तादाद कम होती जा रही है क्योंकि बहुत से अफ़गानियों ने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, लेकिन मुहाजिरीन यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए जो ये फेसबुक की दानश्वर है, पहले इस बात को समझें कि मुहाजिरीन की 2 किस्में हैं। अफ़गान मुहाजिरीन की जो अफ़गान भगोड़े वहाँ से भाग कर आए तालिबान के खौफ से, या दूसरे वो वापस जाएंगे क्योंकि वो गैर कानूनी है। लेकिन जो जनरल ज़िया के दौर से यहाँ तकरीबन 23-24 लाख अफ़गानी मुकीम है, वो पाकिस्तान में रहेंगे और 40 साल से इधर रह रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। और जरदारी को क्या है, नवाज शरीफ वो सारे लोग अगर खड़े हो जाएं तो भी इंतखाबात में इसमें अफ़गानियों को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये एक इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड है। इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड है कि इनको पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए ताकि डॉलर को कंट्रोल किया जा सके और जो है मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सके और यहाँ अमन अमान बेहतर हो, क्योंकि हर हमले में अफ़गानी मिलते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसके बाद अफ़गानियों को निकालने का प्लान है। अब ख्वाह वो इसको जरदारी मुखालफत करे या नवाज शरीफ करे, ये काम रुकने वाला नहीं। तो ये लोग बात को समझें और ऐसे ही फेक प्रोपेगेंडा न करते रहें। उसके अलावा जाना हाउस लाहौर 9 मई के वाक़े में जिसने आग लगाई थी, वो बंदा
ट्रेस नहीं हो रहा था, मिल नहीं रहा था। अब वो बंदा पकड़ा गया है और उस बंदे की जब धुनाई हुई है तो उसने बहुत से साथियों के नाम भी बताए जिनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस बंदे ने एक अहम इंकशाफ भी किया है कि वो किससे राब्ते में थे, वो किस अहम शख्सियत के साथ उस दिन राब्ते में थे। उस दिन वो इमरान खान से बराह रास्त राब्ते में थे, ये भी खबर आई है और ये बड़ी अहम खबर है। उसके अलावा आज इदारों ने फरह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान का करप्शन का नेटवर्क पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि फरह गोगी ने जो उसके असासे तकरीबन जो लीगल असासे उसके उसमें 3 सालों में 15 अरब रुपए का इजाफा हुआ और जो उसका अनडिक्लेयर्ड असासे हैं उसमें 15,000% इजाफा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 3 सालों में कितना मुल्क लूट के गई। और इमरान खान गोगी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बता रहे थे कि ये तो बच्ची बेचारी शरीफ है, मीडिया ने इसको खामखा परेशान किया है और अब वो बाहर बैठी है। इसको इमरान खान के आखिरी दिनों में भगाया गया यहाँ से बाजवा ने, क्योंकि बाजवा खुद करप्ट था। इसका भी एक माली स्कैंडल था जो अहमद नूरानी ने अमेरिका से वहाँ से बताया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे अपने वेबसाइट पर और किस तरह उन्होंने यहाँ करप्शन की, माल्टा से किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, ये सारी चीज़ें स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूद हैं। लेकिन पता नहीं इस पर कब कहानी खुलेगी, कब ये चीज़ें सामने आएंगी, तो इस पर बात होगी। उसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक पिटीशन आई जिसकी कल काजी साहब ने, अतर मिनल और एक बेंच ने समाअत की। जनरल फैज़ हमीद ने 2017 में इस्लामाबाद की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक के घर में घुसकर उसे अगवा किया, उसकी पूरी फैमिली को अगवा किया और उनसे इस सोसाइटी के पेपर्स अपने नाम करवाए और वहाँ पड़ी हुई करोड़ों रुपए की रकमें, उनकी गाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें वहाँ से उठाई और उनके ज़ब्त किया गया। उसके 9 साल के बेटे के ज़मीन पर गिरा के उसके चेहरे पर फौजी बूट रखा गया। ये बहुत बड़ी अलमनाक वारदात थी। लेकिन ये पिटीशन साकिब निसार, उसके बाद फिर गुलजारा और अब बंदयाल, इन तीनों ने इसको दबाए रखा। लेकिन काजी साहब के ज़माने में वो बाहर आई है और तो उसको कल समाज के लिए मुकर्रर किया गया और कल ही इसको बताया गया कि इसको जो इसका सही फोरम में पहले वहाँ इसको ले जाया जाए, वहाँ से फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए। तो एक ही दिन में इस पर फैसला भी हो गया और बता भी किया गया। अब देखें जनरल फैज़ को ये क्या करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जनरल फैज़ का घिनौना किरदार जो उसने पिछले 6 सालों में अदा किया है अब खुल के सामने आ रहा है। अफगानियों का सिलसिला हो, इमरान खान का 2018 के इंतखाबात का सिलसिला हो, उसके बाद करप्शन कहानियाँ हो, हर जगह इस शख्स का हाथ नज़र आ रहा है। तो अब देखें पाकिस्तान में आगे जाकर इसके लिए क्या गुंजाइश निकलती है। अब आते हैं इमरान खान की वो बात कि माइनस इमरान खान के बाद एक पीटीआई बनने जा रही है जिसमें केपी में अली मोहम्मद खान होंगे और पंजाब से भी कुछ लोग हैं जो इस जमात में होंगे और उसके अलावा सिंध से भी कुछ लोग होंगे, अली जैदी वगैरह इसमें शामिल होंगे। ये सारे लोग, लियाकत जतोई वगैरह, ये बनाकर एक नई पीटीआई बनाई जा रही है जो सरकारी पीटीआई होगी अलग से, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी और परवेज़ खटक पार्टी ने कोई अवाम में पजीराई हासिल नहीं की। तो इसलिए अब जो पीटीआई पीछे रह गई है वो सारी पीटीआई को माइनस इमरान और माइनस 9-10 मई को जो वाक़े में मुलव्वस है उनके अलावा जो बचेंगे उनसे उनको बातचीत के लिए आगे लाया जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि इमरान खान इस चीज़ को तस्लीम करते हैं या नहीं करते, वो इसकी मुज़ाहमत करते हैं या वकीलों को फिर आगे कर उनको वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार बनाते हैं। ये देखना अभी कबल वक्त होगा। अभी बहुत सी खबरें, लेकिन क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।